Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, today in this particular video, I am going to discuss Bharatiya Sakshi Adhiniyam from the beginning. In the previous video, we have discussed structures and historical background of BSA and Indian Evidence Act. So let's begin. Guys, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं 2023 की, तो आज हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। जो उसका मार्जिनल हेडिंग है, टॉप हेडिंग है, जब आप बेयर एक्ट में रीड करोगे तो पहले सेक्शन से ऊपर जो हेडिंग लिखोगे द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्ट नंबर 47 2023 का। तो ये 2023 का कौन से नंबर का एक्ट है? 47 नंबर का एक्ट है। इससे पहले जो 46 नंबर होंगे वो उससे पहले भी एक्ट बन चुके होंगे। तो ये 2023 का 47वें नंबर का एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। उसके बाद जो गाइज आप प्रेम्बल देखोगे जहां पे लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर अ जनरल रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। तो ये एक एक्ट बनाया गया है, कंसोलिडेट करा गया, इकट्ठा किया गया है। एंड टू प्रोवाइड, क्या कंसोलिडेट का क्या हो गया मतलब कि गाइज जब आप पहले भी देखोगे जब इंडियन एविडेंस एक्ट था तो उसमें भी एक प्रेम्बल लिखा हुआ था कि एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड। तो कंसोलिडेट का क्या मतलब होता है कि इकट्ठा किया गया होगा। एविडेंस एक्ट बनने से पहले भी एविडेंस काम कर रहा था, वो बिट्स एंड पॉइंट्स में होगा, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे लॉज होंगे, तो उनको कंसोलिडेट करा गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। और सेम वहीं से ये इंडियन एविडेंस जो बीएस से है उसकी प्रेम्बल में है कि कंसोलिडेट, जो आजकल कंसोलिडेट कर दिया है उसमें क्या चेंजेस किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल रिकॉर्ड को उन्होंने ऐड करके कंसोलिडेट किया है। एंड टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है ये एक्ट? फॉर अ जनरल रूल एंड प्रिंसिपल फॉर ऑफ एविडेंस, एविडेंस के रिगार्डिंग जनरल रूल बताता है एंड प्रिंसिपल बताता है फॉर फेयर ट्रायल, कैसे वो एक फेयर ट्रायल कंडक्ट करा जाए कोर्ट के अंदर ना, वो क्रिमिनल ट्रायल है और सिविल में जो भी ट्रायल चलता है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस जो उसकी सेकंड लाइन है जहां पे लिखा हुआ है बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो 74वें साल में ये बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब? जब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब? जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया था, तो उसके वहां से ये 74th ईयर में बनाया गया है। तो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो कि 74 ईयर ऑफ हो गए ऑलमोस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किए हुए, ठीक है। तो ये उसी के बारे में लाइन है, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट 1, चैप्टर 1, प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो हम इस एक्ट को क्या बुलाएंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कहां अप्लाई कर रहा है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और जुडिशियल प्रोसीडिंग कहां पे डिफाइन करी है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिफाइन करा गया है बीएनएसएस के सेक्शन 2M में। वो क्या डेफिनेशन है कि बीएनएस की, जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मींस एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन एन ओथ। तो क्या बारे में बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? क्या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जहां पे एविडेंस को लीगली ऑन ओथ लिया जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा। 2M में डिफाइन करा गया है, ठीक है। फर्दर लाइन में क्या जोड़ा गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, इन और बिफोर एनी कोर्ट, कोर्ट के सामने, कोर्ट के अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के ऊपर भी, जो कोर्ट मार्शल लॉज होते हैं उनके ऊपर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट और ऑफिसर। किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम? नॉट ऑन एफिडेविट्स, एफिडेविट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा जो हम देते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, ओके, ठीक है। तो ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। और एफिडेविट्स कहां पे डिफाइन है? एफिडेविट्स डिफाइन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वहां पे एफिडेविट को डिफाइन करा गया है, ठीक है। उसके आगे जो लाइन लिखी हुई है, नॉर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। सो एफिडेविट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और अगर कोई प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं करेगा। आर्बिट्रेटर, एफिडेविट्स, ट्रिब्यूनल्स और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स,
इन सब पे क्या होगा, एफिडेविट्स वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं करेगा। वहां पे क्या अप्लाई करेगा, फिर वहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करेगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल हो गए गाइज आपका, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, आर्बिट्रेटर है, तो इनके सामने जो इनके ऊपर जो अप्लाई करता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, एक केस है गाइज इन रूप सिंह नेगी वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक, 2008 का केस है। इसमें बोला गया था कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था और जो आज का भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, मे नॉट बी एप्लीकेबल इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं करेगा, क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1 इज द ऑडी ऑल्टरम पार्टम, उसका मतलब होता है कि लेट बोथ द पार्टी शैल बी हर्ड, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, नेमो जुडैक्स कोजा जुआ, इट मींस कि नो वन कैन जज ऑफ हिज ऑन केस या ऑन कॉज। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड होता है रीजनड डिसीजन, तो वो एक प्रिंसिपल है जो अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं या फिर आर्बिट्रेटर है या फिर आपका ट्रिब्यूनल है। एक दूसरा केस हुआ था ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग है, जिसमें बोला गया था गाइस कि ट्रिब्यूनल अगर उसको किसी लॉ ने ऑथर्ड किया है तो वो कोर्ट की तरह आपका एविडेंस ले सकता है या उसके ऊपर को अप्लाई करेगा। नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस लिमिटेड वर्सेस हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये केस था 2009 का। इसमें क्या हुआ था, जो कोर्ट ने हेल्ड किया था, द ट्रिब्यूनल विच इज ऑथर्ड टू टेक एविडेंस कैन बी हेल्ड टू बी ए कोर्ट। तो उसको जब क्या होगा, ट्रिब्यूनल को कोर्ट की तरह हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, ये कोर्ट की डेफिनेशन में भी कहीं ना कहीं हम इसको देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां ये अप्लाई करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आर्बिट्रेटर के ऊपर भी नहीं करेगा, कोई प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर के सामने चलती है तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करेगा। एफिडेविट्स के ऊपर भी नहीं चलेगा। किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर और कोर्ट मार्शल के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये सबसेक्शन 2 क्लियर हुआ होगा। और ये 2 केस लॉज हैं, रूप सिंह नेगी वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक 2008 एंड नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड वर्सेस हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन 2009 का केस है ये। नाउ कम टू द सेक्शन सबसेक्शन 3, जो क्या कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑफ 1 जुलाई। ये कब फोर्स से आएगा, वो उस टाइम तो नहीं होता, तो वो गैजेट से बता दिया गया है, डेट डिक्लेयर हो गई है। अब ये 1 जुलाई ऑफ 2024 से ये कंट्री के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, नाउ गाइस अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज जो है, जो उसके अंदर पहली डेफिनेशन है, पहली जो डेफिनेशन है दैट इज अ कोर्ट। कोर्ट को डिफाइन करा गया है। तो आप जब कोर्ट की जब डेफिनेशन रीड करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का क्या मतलब होता है गाइज, आपने देखा नहीं कि कहीं लिखा हुआ मींस, कहीं लिखा हुआ इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स मींस व्हाट, इंक्लूड्स जहां पे लिखा हुआ है जिन जिन डेफिनेशन के अंदर, उसका मतलब होता है दिस इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, इसमें लेजिस्लेशन कभी भी एड ऑन कर सकती है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इंक्लूड का मतलब समझ आया होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड ऑल जजेस। ऑल जजेस कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आता है, ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट, ऑल मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन। ऑल पर्सन, ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट, ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। जो ऑल पर्सन मतलब जिनको लीगली अथोराइज किया गया है कि आप एविडेंस ले सकते हो उस पर। ठीक है, बट यहां पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो है वो कोर्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, यहां पे मैंने एक आपको केस बताया कि ट्रिब्यूनल भी जो होते हैं वो कोर्ट कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल एक ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू उनको एक अलग बॉडी बनाया गया है। तो बट यहां पे इस केस में बोला गया था नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज वाले में कि अगर किसी लॉ ने किसी ट्रिब्यूनल को ऑथर्ड किया है कि टू टेक एविडेंस एज कोर्ट, तो वहां पे उनको कोर्ट की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो वो लॉ डिसाइड करेगा कहां पे ट्रिब्यूनल को कोर्ट की तरह है और कहां वो एक जनरल ट्रिब्यूनल की तरह काम करेगा। तो ये कोर्ट की डेफिनेशन है। नाउ गाइस जो हम 2B जो डेफिनेशन है, 2B जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। कंक्लूसिव प्रूफ वो प्रूफ होता है जिसके आगे आपको, अगर कोर्ट ने किसी फैक्ट को मान लिया है वो कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है ना, अगर इस अधिनियम के अंदर कोई सेक्शन है, कोई फैक्ट ऐसा बताया गया है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है किसी पर्टिकुलर फैक्ट का, तो वहां पे कोर्ट
आपको अलाउ नहीं करेगी उसको डिस्प्रूव करने के लिए, आपको रिबट करने नहीं दिया जाएगा। मैं डेफिनेशन रीड करता हूं और इसके रिगार्डिंग में जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आपको बताऊंगा। तो जब कंक्लूसिव प्रूफ की हम बात करते हैं, मीन्स लिखा हुआ है यहां पे, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम। ये एक फैक्ट है ये, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया है कंक्लूसिव प्रूफ किसने, इस अधिनियम ने, बीएसए ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने एक फैक्ट को डिक्लेयर करा है कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट। किसका, ए किसका कंक्लूसिव प्रूफ है, ये बी का, ठीक है, बी का कंक्लूसिव प्रूफ है। द कोर्ट सेल वर्ड यूज हुआ है गाइस, बिल्कुल मैंडेटरी। द कोर्ट सेल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, अगर ये फैक्ट प्रूफ हो जाता है ए, तो जो बी फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव्ड मान लिया जाएगा। द कोर्ट ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, तो कैसा मान लिया जाएगा, जो बी वाला फैक्ट है ये प्रूफ मान लिया जाएगा, तो ये क्या, इसका कंक्लूसिव प्रूफ बन गया। एंड shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it, और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप इसको आके डिस्प्रूव करिए, ठीक है। तो दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। मैं आपको कंक्लूसिव प्रूफ, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते थे तो वहां पे 3 सेक्शंस होते थे कंक्लूसिव प्रूफ के। एक सेक्शन था 41, 112 एंड 113। बट जब हम बीएसए की बात करते हैं तो जो सेक्शन है इसके अंदर 35 सेक्शन जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, जो 41 था इट बिकेम नाउ 35, और जो 112 सेक्शन था इंडियन एविडेंस एक्ट का, यहां पे वो 116 सेक्शन हो गया है, उसको मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो और एक जो 113 होता था 113, उसको ओमिट कर दिया गया है। तो जो गाइज हम कंक्लूसिव प्रूफ की जब हम बात करते हैं, और 100 जब मैं आप 116 सेक्शन को मैं आपको बताऊंगा कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। 116 जो गाइज आप सेक्शन है आप देखोगे बेयर एक्ट में, तो वो क्या कहता है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, ये लेजिटिमेसी की बात करता है। और यहां पे एक वर्ड था पहले जो यहां पे लिखा हुआ था लेजिटिमेट चाइल्ड लिख दिया है, पहले वहां पे लेजिटिमेट सन लिखा हुआ था, ठीक है। ये आप थोड़ा सा यहां पे इन्होंने ऐड करा है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 112 सेक्शन में जहां पे आज लेजिटिमेट चाइल्ड लिखा हुआ है, वहां पे लेजिटिमेट सन होता था, बट उसको रिप्लेस करके अभी क्या करती है, चाइल्ड। तो मैं जो ये बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, यहां पे लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ए नाम का एक पर्सन है, बच्चा है, ये वॉज बॉर्न, हिज मदर इसकी मां का नाम हो गया बी, और एक इसका डी नाम का इसका डैडी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्या आपका इसका मैकेनिज्म है पूरा इस सेक्शन का। तो बी नाम की एक लेडी है और डी उसका हस्बैंड है, इन दोनों की आपस में शादी हुई, बिल्कुल वैलिड मैरिज हुई है, ठीक है। बट इसका कोई अफेयर हो जाता है, मैरिज इनकी वैलिड है। यहां पे जब आप लैंग्वेज देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा इन दोनों की, बी और डी की एक वैलिड मैरिज हुई है, और इसका गाइस उस दौरान ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज किसी से अफेयर चल जाता है, एनी मैन लिखा हुआ है, एनी मैन, और उससे ये प्रेग्नेंट हो जाती है, और उससे ये ए नाम का बेटा जो है वो बॉर्न होता है। तो ये जो बच्चा होगा, बिकॉज ये ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज हुआ है, ये लेजिटिमेट होगा, लेजिटिमेट जायज बच्चा होगा। इट रियली डजंट मैटर कि ये डी से नहीं हुआ है, किसी सी नाम के पर्सन से या ई नाम के पर्सन से हुआ है, तो ये जो बच्चा होगा ये लेजिटिमेट होगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कंक्लूसिव प्रूफ है ये बिल्कुल कि बच्चा, भाई बच्चा किसका कंसिडर किया जाएगा, वो बच्चा कंसिडर किया जाएगा डी का ही, क्योंकि मैरिज वैलिड उसके साथ थी ना, बट इसका अफेयर था इसके साथ, अब बच्चा हो गया उससे, तो यहां पे वो बेटा किसका होगा, वो होगा डी का लेजिटिमेट चाइल्ड होगा वो। इसकी जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ अ वैलिड मैरिज है इन बी या डी की, इन दोनों की वैलिड मैरिज है, कंटिन्यू कर रही है, विटमिन हिज मदर, जो ये बी है, बी इसकी मां, एंड एनी मैन, यहां पे वर्ड लिखा हुआ ना, एंड एनी मैन, और विद इन, दो कंडीशन है, मैं एनी मैन बता दिया कि सी नाम का कोई जिसके साथ इसका अफेयर चल गया, इसकी मां का, और उससे बेटा हो गया, बच्चा लेजिटिमेट होगा ये डी का ही, ठीक है, माना जाएगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें, और विद इन 280 डेज, 280 दिन, किसके, डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज,
इसकी माँ जो थी, ये इसका डिजोल्यूशन हो गया था, तलाक हो गया था, और 280 दिन के अंदर अगर कोई बेटा या बेटी पैदा होता है तो वो भी उसका बच्चा किसका बच्चा माना जाएगा? डी का ही। डी के साथ मैं सेकेंड कंडीशन जो इसकी बात कर रही है कि बी और डी का तलाक हो गया और उसके 200 तलाक के 280 दिन के अंदर एक लड़का या लड़की जो भी इसको पैदा होता है वो किसका बच्चा माना जाएगा? डी का लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। ये सेकेंड कंडीशन है ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन, अनलेस अनलेस इट कैन बी शोन, अगर वो ऐसा दिखा सकता है दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस। तो जो हस्बैंड था, ये इसका डी नाम का पर्सन, अगर ये ऐसा शो कर देता है कि उस पे मेरा कोई एक्सेस नहीं था, नो एक्सेस था उस टाइम, जो मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने एक्सेस नहीं था, और मतलब उनका रिलेशन ऐसा नहीं था कि वो जिससे कोई इंटरकोर्स होता, ठीक है। तो उस दौरान वो हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अदर एंड एनी टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बिगोटेन, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो या उसका जो भी वो कंजुगेट किए होंगे या कोहिबिटेट में गए होंगे, तो उस कंडीशन में उसका हस्बैंड का एक्सेस नहीं है, तो वो अगर प्रूफ कर देता है तब वो इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा। इसके रिगार्डिंग गाइस एक केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना व्यू दिया था, जो गाइस केस का नाम है कंक्लूसिव प्रूफ के रिगार्डिंग ये केस है। और आपको ये कंक्लूसिव प्रूफ, अगर आप ऐसे प्रूफ वो मान रहे हैं ना लेजिटिमेट, आप भले ही प्रूफ कर, आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि आप रिबट करिए इसको, ये हस्बैंड को अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ये हस्बैंड बोलता रहे ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, आपको अलाउ नहीं, आपको रिबट ही करने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इट बिकेम अ कंक्लूसिव प्रूफ, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड होगा वो, ठीक है। इसका एक केस था नंदलाल बडवाइक वर्सेस लता बडवाइक, ये गाइस सुप्रीम कोर्ट 2014 का केस था, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, द सेक्शन 112 उस इंडियन एविडेंस एक्ट का, और वो इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर, 112 और आज का 116 सेक्शन वाज, जब उस टाइम जब 112 सेक्शन बनाया गया था, व्हेन मॉडर्न साइंटिफिक एडवांस्ड एंड डीएनए टेस्ट वर नॉट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लेजिस्लेचर, तो उस टाइम मॉडर्न साइंस और इतना एडवांस नहीं था कि जिससे किसी के लेजिटिमेट या उसके चीज को कंफर्म किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने वहां पे ये कंक्लूसिव प्रूफ को बनाया सेक्शन को, और वो लेजिटिमेट चाइल्ड उन्होंने डिक्लेयर किया। और बट इन द केस, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको आगे फर्दर क्या कहता है, इन द केस इफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है किसमें, बिटवीन कंक्लूसिव प्रूफ एंड प्रूफ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट, अगर कंक्लूसिव प्रूफ और ऐसा कोई प्रूफ है जो साइंटिफिक एडवांसमेंट के ऊपर आ रहा है, तो जिसको क्या कौन से साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो होल वर्ल्ड ने कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हुई जिसको होल वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो उस कंडीशन में द लेटर शुड बी प्रिवेल, तो द लेटर पार्ट कौन सा होगा, या वो साइंटिफिक एडवांसमेंट को प्रिवेल कराया जाएगा इस सेक्शन के ऊपर। जैसे डीएनए टेस्ट, आज डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि कौन उसका बायोलॉजिकल फादर है, कौन उसकी बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है। तो ये चीज है जो, तो ये डीएनए टेस्ट इसको प्रिवेल करेगा, किसको, सेक्शन 116 को, जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। आई होप, और इसका गाइज एक और सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, सेक्शन 35, जहां पे कोई ऐसी डिक्री, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई फाइनल डिक्री, ऑर्डर या जैसा कोई जजमेंट दिया है, तो वो जजमेंट इन रेम, वो जजमेंट किसके, नॉट इन इंडिविजुअल, वो जजमेंट द होल्ड वर्ल्ड के लिए जजमेंट होता है, अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड होता है। तो ये उसी के बारे में है सेक्शन, हम जब फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक सेक्शन को, तो अब मैं आपको समझा दूंगा। और मैं आपको एक काइंड ऑफ एग्जांपल देता हूं, जब हम डोली इन कैपेक्स की बात करते हैं, वो भी काइंड ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ ही है। तो सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20 है, जो क्या कहता है कि अगर 7 साल से नीचे कोई बच्चा अगर कोई एक्ट कर देता है तो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट मिलता है ना, कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है। 7 साल से छोटा कोई बच्चा है जिसने गलती से, उससे गन चल गई है, ट्रिगर दब गया गन का, और कोई आदमी मर गया, तो उसे कंप्लीट ब्लैंकेट रूल ऑफ प्रोटेक्शन है, उसे एविडेंस आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, आपको रिबटल अलाउड ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एक कंक्लूसिव प्रूफ की कंसीडर किया जाता है वो सेक्शन 20 आज का, और सेक्शन 82 इन आईपीसी का, ठीक है, वो भी काइंड ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम थोड़ा सा इसका
सेक्शन 1 और डेफिनेशन क्लॉज, और जो फर्दर हम डेफिनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।